हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप सा। आप सभी का फिर से स्वागत है नॉलेज सेंटर में। तो गाइस, आज का दिन है फ्राइडे और फ्राइडे को हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो है ज्योग्राफी। लास्ट फ्राइडे हमने किया था ट्रांसपोर्ट पार्ट 1। आज हम ट्रांसपोर्ट पार्ट को फिनिश करेंगे, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट पार्ट 2। गाइस, पहले ट्रांसपोर्ट पार्ट 1 में हमने रोडवेज देखा, रेलवेज देखा, रेलवे के नेटवर्क देखे, रोडवेज का नेटवर्क देखा, रोडवेज कितने टाइप के होते हैं वो देखे हमने, कितना ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडिया में रोडवेज और रेलवे से वो देखा। गाइस, आज जो हम ट्रांसपोर्ट पार्ट 2 में हम करने जा रहे हैं वो है एयरवेज और सीवेज, यानी कि भारत में हवाई यात्रा से कितना ट्रांसपोर्ट होता है और जहाज यानी समुद्री रास्ते से कितना ट्रांसपोर्ट होता है, या जो भारत में नदियां बह रही है जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, उनसे कितना ट्रांसपोर्ट होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है लेक्चर, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से हिट करेगा, इसलिए वीडियोस को पूरा देखें। और गाइस, याद रहे, वीडियोस को देखने के साथ आपको लिखना भी है, बिना लिखे याद नहीं होगा, इसलिए लिखे, नोटपैड उठाए और देखे गाइस अब बोर्ड पे, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो रही है आज की। तो गाइस, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रेलवे का है, उसके बाद रोडवेज का है। अब हम बात करते हैं एयरवेज और सीवेज की। तो देखिएगा, इस एयरवेज के बारे में हम आज बात करते हैं। पहली बात, एयर ट्रांसपोर्ट जो था वो सन 1911 में भारत ने अपना पहला एयर ट्रांसपोर्ट सन 1911 एडी में स्टार्ट किया था। कहां से कहां तक किया था ये देखिएगा, इलाहाबाद से नैनी तक। ये दो जगह थी जहां से भारत में शुरू हुआ एयर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, यानी एयरवेज। इसके बाद धीरे धीरे भारत का व्यापार अब एयरवेज से भी किया जाने लगा। भारत में दो विभाग हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। पहला डोमेस्टिक, दूसरा इंटरनेशनल। गाइस, एक बात नोट कीजिएगा कि हर देश में हर तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे भारत में 4 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, वैसे ही हर देश में होता है। डोमेस्टिक में मान लीजिए, डेमो एक देता हूं मैं, दिल्ली से अगर लखनऊ का एयर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो डोमेस्टिक के अंदर आएगा। अगर नई दिल्ली से यानी भारत के किसी भी राज्य के किसी भी एयरपोर्ट से अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट करना है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। जैसे कि नई दिल्ली में है आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में, तो अगर वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, तो अगर किसी दूसरे देश में होगा, जैसे मान लीजिए अमेरिका में होता है, तो उसकी जिम्मेदारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी होती है उसकी। गाइस, इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है। गाइस, जो एयरवेज का कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में है। अब देखिएगा, इसमें नई चीजें ऐड हुई। पहले एयरलाइंस थी, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है एयर इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि भारत में अगर कोई भी दूसरे देश से व्यापार का सामान आयात या निर्यात होता है जिसमें उपयोग हवाई जहाज का होता है, तो उसके लिए एयर इंडिया उस पे जिम्मेदारी होगी। गाइस, 2007 में इसको जिम्मेदारी दी गई। जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है एयर इंडिया को 2007 में जिम्मेदारी दी गई है। गाइस, ये नोट कीजिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे कि एयर इंडिया को कौन से सन में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई, तो गाइस उसमें सन 2007 लिखा जाएगा। उससे पहले देखिए गाइस, एयर इंडिया से इंडियन एयरलाइंस चलती थी। इंडियन एयरलाइंस की 2007 से पहले जिम्मेदारी होती थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया बाद में मर्ज हो गए। मर्ज कब हुए? सन 2007 में। 2007 में ये मर्ज हुए और 2010 में नए इसका गठन हुआ एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से। यानी कि 2007 से पहले इंडियन एयरलाइंस की जिम्मेदारी थी, 2007 में एयर इंडिया को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 2007 में ही दोनों का विलय हो गया, यानी मर्ज हो गए। तो सन 2010 में एयरपोर्ट, माय मिस्टेक गाइस, एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से
इसका गठन कर दिया गया। 2007 में जब एयर इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो एक नई कंपनी का गठन हुआ, यानी नया नाम आया, उसका नाम था द नेशनल एविएशन। गाइस मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिएगा 2007 में जब एयर इंडिया को जिम्मेदारी दी गई और जब मर्ज हो गई ये दोनों कंपनी एयरलाइंस और एयर इंडिया, तो न्यू नेम रखा गया। इसका न्यू नेम क्या था? द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया। 2010 में वापस इसका नाम एयर इंडिया किया गया। तो गाइस एयरवेज में इतना ही, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम लिखाऊंगा जिसको एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस नाम से है और कौन से राज्य में। गाइस आप इसको नोट कीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो मैंने कहा था आपसे, अब मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में बता दूंगा जो एग्जामिनर डायरेक्ट हिट करता है कि कौन से राज्य में है। तो एक एक सीरीज में देखेंगे इसको गाइस। पहले जो है सबसे ऊपर आईजीआई एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। मीना बक्का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो है चेन्नई में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। सवाई राजा जय सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। गाइस ये सारे थे मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसे ही हर राज्य के अपने अपने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं, लेकिन डोमेस्टिक के जो ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे मैंने पहले बता दिया कि वो भारत के अंदर ही आयात निर्यात करते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मैंने नाम बताए, ये भारत के बाहर भी आयात निर्यात करते हैं। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं सीवेज पे। तो फ्रेंड्स, अब हमने एयर ट्रांसपोर्ट के बाद अब हमारी अगला टॉपिक है वाटरवेज। गाइस वाटरवेज पानी के ऊपर आयात निर्यात करने वाले चीज को कहते हैं वाटरवेज। इस समय भारत में 6 तरह के वाटरवेज सप्लायर्स हैं, यानी कि 6 जगहों पर भारत सप्लाई करता है वाटरवेज। ये रिवर कैनाल है, ये समुद्री वेज की बात नहीं हम कर रहे। रिवर कैनाल यानी कि गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, छोटे छोटे ऐसे ऐसे नदी, छोटे से लेकर बड़े नदी तक एक दूसरे राज्यों से जो लिंक हो रहा है, उस चीज को हम वाटरवेज कहते हैं। तो गाइस देखिएगा बोर्ड पे वाटरवेज के बारे में। गाइस फर्स्ट वाटरवे ट्रांसपोर्ट जो शुरू हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा काल सभ्यता ने ही भारत में वाटरवेज सिस्टम का शुरुआत किया था। वो लोग भी नदी से आयात निर्यात करते थे सामानों का, इसलिए सब उनको ही मान्यता दी जाती है कि सबसे पहले हड़प्पा काल सभ्यता में ही इसकी शुरुआत हुई थी। आइए गाइस आगे देखते हैं। द इंटरनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986, यानी कि 1986 में भारत ने अपना पहला वाटरवे स्टैब्लिश किया। उससे पहले भारत में हमको फर्स्ट टाइम यही देखने को मिला था, लेकिन भारत आजाद होने के बाद जब भारत की सरकार बनी तो फिर 1986 में
भारत ने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया, यानी कि वाटरवेज का फॉर्मेशन किया। अब आगे देखिए गाइस, क्यों किया था वो भी देखिएगा। फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल वाटरवे, डेवलपमेंट के लिए किया था, मैनेजमेंट के लिए किया था, और इसकी जिम्मेदारी भी इस अथॉरिटी की होती है। जैसे एयर इंडिया की जिम्मेदारी है एयर ट्रांसपोर्टेशन की, वैसी इंटरनल वाटरवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है जो नदियों में या रिवर्स में, कैनाल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है उसकी जिम्मेदारी इस अथॉरिटी की है। इसका हेड ऑफिस गाइस नोएडा में है, हिंडन नदी के पास। और गाइस इसका रीजनल सेंटर्स जो है, देखिएगा गाइस रीजनल सेंटर्स की बात कर रहा हूं मैं, कलकत्ता, गुवाहाटी, कोच्चि, पटना, यानी कि वेस्ट बंगाल, असम, केरल, बिहार, 4 जगह इसके रीजनल सेंटर्स है। एट प्रेजेंट देयर आर 6 वाटरवेज, 6 तरह के वाटरवेज हैं। इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको बाय ग्राफिक, पहले आपको मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर आपको उसको मैप के जरिए भी समझाऊंगा, जिससे आपको याद करने में आसान रहे। आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेशनल वाटरवेज 6, यानी कि 6 सीरियल से हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इस बोर्ड पे देखिएगा। पहला, इलाहाबाद से हल्दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल। भारत में सबसे पहला नेशनल वाटरवेज भी इलाहाबाद टू हल्दिया ही था। ये है 1620 किलोमीटर का, ये गंगा नदी पर है। यानी कि उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक जो गंगा नदी जा रही है उसके ऊपर ये नेशनल वाटरवे बनाया गया है। दूसरा देखिएगा इस नेशनल वाटरवे 2, सादिया टू डुबरी। सादिया टू डुबरी आसाम राज्य में पड़ता है। ये 891 किलोमीटर का है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पे है, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर पे। नेशनल वाटरवे 3 देखिएगा इस कोल्लम टू कोट्टापुरम। गाइस कोल्लम टू कोट्टापुरम साउथ इंडिया का पार्ट है, ये केरला में है। 205 किलोमीटर का, ये नदी में नहीं है, ये उद्योग मंडल कैनाल पर है। मैंने पहले बोला था गाइस ये रिवर और कैनाल पे बनाए गए हैं वाटरवेज। आगे देखिएगा नेशनल वाटरवे 4, कोकीनाडा से मरकनान, ये आंध्र प्रदेश में है। 1100 किलोमीटर लंबा है, बकिंगम कैनल पे है। नेशनल वाटरवे 5 देखिएगा इस तालचेर टू पारादीप। गाइस ये उड़ीसा में है, 623 किलोमीटर का है। और ये महानदी ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ब्राह्मणी रिवर पर है। नेशनल वाटरवे 6, भांग टू लखीपुर। भांग टू लखीपुर गाइस आसाम में है, 121 किलोमीटर का, बैराक रिवर पर है। गाइस आप इसको नोट कीजिए, फिर हम टॉपिक को खत्म करेंगे ज्योग्राफिकल पार्ट के हिसाब से, यानी कि मैप के जरिए हम लास्ट इसको समझेंगे, जिससे हमको अच्छे से याद हो सके। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफिकल पार्ट के जरिए समझाऊंगा, तो देखिए ज्योग्राफिकल पार्ट यानी भारत के मैप में आप बता रहा हूँ आपको। गाइस नेशनल वाटरवे 1, इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर। ये मैप के जरिए आपको समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज करते हैं मेंस एग्जाम के लिए, तो आपको मैप पकड़ा दिया जाता है कि आप मैप के जरिए समझाइए। मैप अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो बहुत ही ज्यादा नंबर आप ले सकते हैं एग्जामिनर से। तो देखिएगा ये इलाहाबाद से हल्दिया नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 2, ये गंगा नदी पर है 1। वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र रिवर, सादिया टू धुबरी, ये इस बीच में, ये इसी बीच में पड़ता है पॉइंट आसाम के। इधर देखिएगा इस साउथ में केरल की तरफ।
नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम टू कोट्टापुरम 205 किलोमीटर का। नेशनल वाटर 4 1100 किलोमीटर का आंध्र प्रदेश में। नेशनल वाटर 5 महानदी पे, ये पड़ता है 623 किलोमीटर का गाइस। अब आगे देखिए गाइस, ये नेशनल वाटरवे 6 121 किलोमीटर, ये तालचेर से, मिस्टेक गाइस। नेशनल वाटरवे 4 है जो कोकीनाडा से मारकपुरम, यानी ये भी इसी बीच में पड़ता है। नेशनल वाटरवे 5 जो है तालचेर से पारादीप, ये भी इसी बीच पड़ता है। और नेशनल वाटरवे 6 जो भंग से डुबरी तक जाता है, नेशनल वाटरवे 6। गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपने नोटपैड पे ट्राई कीजिए। जब तक ट्राई कीजिएगा जब तक आप इसको परफेक्ट ना कर लें। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर यही ओवर होता है। अगला जो ज्योग्राफिकल लेक्चर हमारा आएगा ज्योग्राफी पार्ट का, वो होगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, अपवाह तंत्र, मतलब भारत में रिवर्स पे बात करेंगे हम, लेक पे बात करेंगे, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स पे बात करेंगे, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से बनती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है जाकर, उन सब पे बात करेंगे हम अगले ज्योग्राफी के लेक्चर में, यानी नेक्स्ट फ्राइडे। फिलहाल हम संडे को बात करेंगे जनरल नॉलेज की। तो गाइस जनरल नॉलेज क्यों है जरूरी, एग्जाम पैटर्न से इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है जनरल नॉलेज, तो गाइस संडे को देखना ना भूलिए जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ साथ ज्योग्राफी का ये पार्ट आपको आज बताया, नोटपैड पे जरूर लिख के याद कीजिएगा। थैंक यू गाइस, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।